हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग तो एक उद्देश्य शिक्षण की प्रक्रिया के बजाय शिक्षण के परिणाम का वर्णन करता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है मेनली, कि क्या प्रोसेस है उसकी बजाय किस पे फोकस कर रहा है, ये इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, कितना क्या सीखने में आ रहा है, क्या लर्निंग हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये बता रहा है कि उसके रिजल्ट पे फोकस कर रहा है। एक अच्छा उद्देश्य विशिष्ट परिणाम आधारित, अर्थात यह शिक्षण प्रक्रिया के बजाय आउटपुट पर जोर देना चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ बोला कि टीचिंग को तब अच्छा माना जाएगा जब मतलब कि उसका आउटपुट अच्छा होगा, वो मापने योग्य होगा, उस पर फोकस किया गया है। शिक्षण और सीखने के उद्देश्य को शिक्षा के अंत में एकीकृत करना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है, शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक वर्गीकरण, अब इसका जो वर्गीकृत किया है उद्देश्यों को कैसे किया, एक तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा किया गया है और दूसरा वर्गीकरण गगने एंड ब्रिक्स के द्वारा किया गया। तो ये दो टाइप के वर्गीकरण किया है जो शिक्षण के उद्देश्य है उसको। तो अब हम सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये एक शिक्षण मॉडल है जो छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया को अलग अलग स्तरों में बांटता है ना। इसके तीन मुख्य स्तर होते हैं: संज्ञात्मक, कॉग्निटिव, प्रभावात्मक अफेक्टिव, और मनोदेहिक, साइकोमोटर। ब्लूम टैक्सोनॉमी जब आया वो 1956 में लाया गया था। ये ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी मतलब इस ईयर में आया था, लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो संशोधित वाला जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आया वो 2001 में लाया गया। से 3H कंसेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेड जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है। दूसरा इसमें जो होगा वो हार्ट, जो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है। और जो तीसरा है हैंड, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, जिसको सेंसरी डोमेन या साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है। तो ये तीन इसके मुख्य क्लासिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये पहला जो ये हेड, ये ज्ञानात्मक से रिलेटेड कॉग्निटिव है, ज्ञान क्षेत्र है। अफेक्टिव जो भावनात्मक है, और ये जो हैंड है मनोसंचालित सेंसरी डोमेन है। ये तीन भाग में ब्लूम टैक्सोनॉमी को बांटा गया है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञात्मक क्षेत्र। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, अर्थात सोच या ज्ञान, क्योंकि ये हेड से रिलेटेड है तो ये सोच या ज्ञान से संबंधित है। और यह मुख्य शिक्षण क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों अर्थात भावनात्मक और मनोचिकित्सीय में कम से कम कुछ संज्ञात्मक घटक अवश्य होते हैं। यह 6 स्तरों पर कार्य करता है। इसके 6 स्तर क्या है? सबसे पहले क्या होता है, सबसे लोवेस्ट है इसका ज्ञान। लोवेस्ट लेवल पर होती है लर्निंग, रट कर सीखते हैं हम, नॉलेज लाते हैं। कैसे रट कर सीखेंगे? सबसे पहला वाला हमारा जो है, ये जो टीचिंग यहाँ होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। मतलब सबसे पहले नॉलेज, फिर कंप्रेंसिव समझ बूझ, या अंडरस्टैंडिंग भी बोला जाता है इसको, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इस हिसाब से ये हमारी टीचिंग की इसमें जाती है। और ये जो इवैल्यूएशन जो होता है ये हायर लेवल का टीचिंग लर्निंग होता है, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। और ये लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, जहाँ पर रट कर सीखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब नॉलेज, हम इसके अब एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को देखते हैं। जो पहला पॉइंट है नॉलेज, ज्ञान, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद करने के बारे में,
क्योंकि यहाँ रट कर हम पहले चीज़ों को याद करते हैं। पहला स्टेज यही होता है। जैसे अगर कोई हिस्ट्री का चैप्टर है तो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जो भी इसमें डेट बताई गई है, जो भी घटनाएं है, अब उनको याद करना तो रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रट कर चीज़ों को सीखा गया है, नॉलेज लाया गया है। उसके बाद है कंप्रेंशन या अंडरस्टैंडिंग। तो यह सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। यहाँ पे जो सेकंड लेवल होता है वो समझने से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पर इस लेवल का कि अगर कोई पोयम पढ़ी है, कोई कविता की है और यहाँ पर उसका व्याख्या की जाती है, तो उसकी केंद्रीय थीम क्या होगी? समझना। मतलब उस पोयम को, क्योंकि पोयम पढ़ते तो समझ नहीं आती जब तक उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती है। तो एक्सप्लेनेशन की गई है, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बताया गया है छात्र को। ठीक है। थर्ड है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। यह अमूर्त ज्ञान को अभ्यास में परिवर्तित करता है। ये जो सीखा गया ज्ञान है उसको नई स्थितियों में प्रयोग करता है इसमें। जैसे गणित में अगर कोई विधियों का उपयोग करना सिखाया है तो उसको, उस विधियों को विभिन्न समस्याओं को मतलब उस अलग अलग विधियां बताई गई है किसी समस्या को हल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ कैसे अप्लाई करना है उस चीज को, यहाँ पर ये सिखाया जाता है। जैसे फॉर्मूले बता दिए, मेथड बता दिए, अब उसको समस्या को हल करने के लिए कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ पे ये बताया जाता है। फिर विश्लेषण, इसमें किसी संचार को एनालिसिस, संचार को इस प्रकार से घटक भागों में तोड़ना शामिल है कि विचारों का संबंध बेहतर तरीके से समझा जा सके। मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके पार्ट्स को, घटकों को तोड़ दिया जाता है ना, और ताकि उसके संबंधों को समझ सके। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि किसी भी विषय को एनालिसिस में होता है कि टुकड़ों में बांट कर छोटे छोटे टुकड़ों में उनको समझाया गया है, वो समस्याओं को समझाया गया है, उनका संबंधों को समझाया गया है। ठीक है। अब जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में होता है संबंध। यह मूल रूप से घटक भागों को मिलाकर एक संपूर्ण बनाना, यह विश्लेषण का विपरीत है। विश्लेषण में क्या होता है, एक बड़ी चीज को, बड़े तथ्य को, जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनको समझा जाता है, उनके संबंधों को समझा जाता है। ठीक है, उन घटकों को तोड़ा जाता है। लेकिन सिंथेसिस में होता है कि जो घटक थे, वो जो छोटे छोटे टुकड़ों के जो घटक हैं जो समझा गया, उनको जोड़कर एक नई संरचना या नया दृष्टिकोण बनाया जाता है। विभिन्न तत्वों को, अलग अलग तत्वों को जोड़ दिया जाता है और एक नई संरचना या दृष्टिकोण बनाया जाता है। विश्लेषण में तोड़ा जाता है और इसमें जोड़ा जाता है, जोड़कर नया होता है। जैसे अगर छात्र क्या करते हैं, जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, अलग अलग स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं। वो जानकारी एकत्र कर करके एक रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट तैयार की, एक जानकारी उन्होंने सामने प्रस्तुत की है। ठीक है। और जैसे एनालिसिस जो होता है, विश्लेषण होता है जिसमें किसी घटक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। तो जैसे कोई निबंध है, उसको विभिन्न तर्कों का विश्लेषण करा, अलग अलग, उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक है जो निबंध है, उसको अलग अलग चीजों पे विभिन्न तर्कों के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, है ना, और फिर उसकी वैधता को परखते हैं। मतलब एक एक पार्ट को समझते हैं, उसकी वैधता को जानते हैं। तो ये टुकड़ों में करा जाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए विधियों और सामग्रियों के मूल्यों के बारे में निर्णय लिया जाता है। तो अब जो उनको ज्ञान मिला है, वो जो मानदंड है उनके आधार पर उनको निर्णय लिया जाता है। अब जैसे अगर कोई लिटरेचर है, उसकी अगर कोई छात्र उसकी समीक्षा करता है, रिव्यू देता है, उसका गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, तो ये इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा, मूल्यांकन के तहत आएगा। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है कि हाँ, अब वो उस स्टेज पे पहुंच गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग की। इस तरीके से वो सीख सकता है, समीक्षा कर सकता है, उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये हेड से ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र दिया गया ब्लूम टेक्सोनॉमी का। नेक्स्ट, अब जो ब्लूम के जो पहले पूर्व छात्र एंडरसन और डेविड ट्रेथोल ने स्तरों को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया। अब इसमें जो चेंजेस लाया गया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, रिमेम्बरिंग, तो पहले सीखी गई जानकारी को याद या पुनः प्राप्त करना,
ऑलरेडी जो उन्होंने रटे में जो उनको ज्ञान था उन चीज़ों को क्या किया, याद करना और पुनः प्राप्त करना। फिर उनके पास जो ओरिजिनल है उसमें सबसे पहले क्या था, नॉलेज था। यहाँ रिमेम्बरिंग है कि उसको याद करना जो ऑलरेडी उन्हें पता है। अब अंडरस्टैंडिंग आ गया, अंडरस्टैंडिंग उसमें भी था। अंडरस्टैंडिंग में निर्देशों, समस्याओं के अर्थ, अनुवाद, अंतर्प्रेषण और व्याख्या को समझना, किसी समस्या को अपने शब्दों में बयान करना। तो अंडरस्टैंडिंग में वही है कि सूचनाओं की व्याख्या, मतलब निकालना, यही था उसमें भी और यहाँ भी यही है कि समस्याओं का अर्थ निकालना, अलग अलग तरीके से व्याख्या अपने शब्दों में बयां करना, ये से सारी चीज अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। थर्ड इसमें आ जाएगा अप्लाइंग, वहाँ एप्लीकेशन सेम है। तो एक नई स्थिति में एक अवधारणा का उपयोग करना या एक अमूर्तता का अप्रत्याशित उपयोग करना, कक्षा में सीखा गया कामकाज में नए हालतों को लागू करना। एनालाइजिंग, तो सामग्री या अवधारणा को घटक भागों में अलग करना, वही छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग भागों में बांटा, उसको समझा, फिर उसका विधिमान्यता की चेक करी ताकि इसकी संगठनात्मक संरचना को समझा जा सके। यह तथ्य और अनुमानों के बीच अंतर करता है। इसके बाद है मूल्यांकन। यहाँ पर सिंथेसिस नहीं दिया है, डायरेक्ट मूल्यांकन आया है। विचारों या सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना से रिलेटेड है। और फिर है सृजन, विविध तत्वों से एक संरचना या पैटर्न बनाना, नए अर्थ या संरचना के निर्माण पर जोर देते हुए भागों को मिलाकर एक संपूर्ण बनाना, सृजन के आएगा। तो ये जो नया जो टेक्सोनॉमी का वो जो संशोधित हुआ, जो उसके पूर्व छात्र ने किया, तो रिमेम्बर सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स, जो ऑलरेडी पता है उसको रिकॉग्नाइज करना। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट मीन्स, क्या मतलब है उसको अंडरस्टैंड किया। अप्लाई, अप्लाइंग द फैक्ट्स, रूल्स, कंसेप्ट एंड आइडियाज, जो भी सीखा है उन्होंने उनको कैसे अप्लाई करना, अप्लाई करके उसका यूज देखेंगे। एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट, अलग अलग घटकों में इंफॉर्मेशन को बांट देना। इवेल्युएट, जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। और क्रिएट कंबाइन पार्ट टू मेक अ न्यू, अब जो पार्ट्स थे उनको कंबाइन कर दिया और एक न्यू होल पार्ट को नया कुछ बनाकर लेकर आए, नई कुछ संरचना की है। तो ये क्रिएट, ये नया इसका जो कंसेप्ट था वो आया था। चलिए, अब ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो सेकेंड पार्ट है, भावनात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिंग डोमेन, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अफेक्टिंग डोमेन किससे रिलेटेड है, मनोभाव से रिलेटेड है। हम सीखते हैं उसका महत्व जानना इसके अंतर्गत आता है। जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों का समावेश कैसे किया जाए इस बारे में होता है। बालक का चरित्र निर्माण, जो भावनात्मक ज्ञान जो क्षेत्र है वो चरित्र से संबंधित होता है। तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके चरित्र से संबंधित जो देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है जिसे प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, साथी भावना और इसी तरह की मानवीय गुणों से संपन्न किया गया है। अफेक्ट शब्द का साहित्यिक अर्थ है भावना, भावना और किसी वस्तु, मुद्दे, धारणा आदि के लिए पसंद होना। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में भी अफेक्ट को व्यवहार के रूप में माना जाता है। एक व्यक्ति को समाज में बेहतर समायोजन के लिए वांछनीय सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचियों का विकास और पोषण करना होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार भावनात्मक क्षेत्र, दृष्टिकोण, प्रेरणा, भाग लेने की इच्छा, जो सीखा जा रहा है उसे महत्व देने और अंततः अनुशासन के मूल्यों को जीवन के एक तरीके में शामिल करने से संबंधित है। यह बेहतर छात्र भागीदारी की मांग करता है। इसमें निम्नलिखित इस तरह शामिल है। सबसे पहले है रिसीविंग, सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, भाग लेने की इच्छा, मूल्यांकन, शामिल होने की इच्छा, वैल्यूइंग जो, हाँ, और फिर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, किसी विचार का समर्थन करने की इच्छा, और चरित्र चित्रण, किसी व्यवहार या जीवन के तरीके को बदलने की इच्छा। तो यहाँ इस वे में ये चलता है। यहाँ रिसीविंग से लेकर कैरेक्टराइजेशन तक ये जाता है। तो यहाँ रिसीविंग पर होता है कि सबसे पहले ये लोअर स्टेज होता है, यहाँ ग्रहण किया गया है। फिर रिस्पॉन्डिंग, उस पर प्रतिक्रिया दी गई। थर्ड पे वैल्यूइंग, उसका आकलन किया गया। ऑर्गेनाइजिंग, संयोजित किया गया। और कैरेक्टराइजिंग में निरूपण, हायर ये स्टेज होती है। और यहाँ पर किसी के व्यवहार या जीवन शैली को बदलने की इच्छा शामिल की जाती है।
अब जो रिसीविंग है, रिसीविंग में क्या होता है, ध्यान देना और जानकारी प्राप्त करना होता है यहाँ पर रिसीविंग जो फर्स्ट केस में है। तो यहाँ पर छात्र क्या करता है, शिक्षक की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करता है, ये उसने प्राप्त किया इस तरीके से। अब वो रिस्पॉन्डिंग कैसे कर रहा है, तो सक्रिय रूप से भाग लेना और प्रतिक्रिया देना। अब वो एक्टिव उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, जब वो छात्र से कक्षा में प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और समूह चर्चा में भाग लेते हैं, तो इससे समझ में आता है कि ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो रिस्पॉन्डिंग करते हैं। मूल्यांकन में क्या आएगा कि किसी मूल्य या दृष्टिकोण को मान्यता देना और उसे महत्व देना। जैसे छात्र जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हैं, ठीक है, और उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से वो मूल्यांकन, उसके महत्व को तो समझते हैं, लेकिन अब उसको और बढ़ावा देने के लिए क्या करें, तो मूल्यांकन कैसे पता पड़ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इस तरीके से वैल्यूइंग कर रहे हैं, उसकी उस चीज को समझ रहे हैं और उस पर ही उसको बढ़ावा देने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये वैल्यू हुई, मूल्यांकन किया। फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तो मूल्यों को व्यवस्थित करना और जो वैल्यूइंग थी उनको व्यवस्थित किया, सही अरेंजमेंट किया, प्राथमिकताओं को तय करना। जैसे छात्र अपने जीवन में समय प्रबंधन के महत्व को समझते हैं और इसके लिए वो योजना बनाते हैं। तो वो उन्होंने ये सब जो थर्ड पार्ट में क्या हुआ, उन्होंने वैल्यूएं समझी, अलग अलग टाइप की वैल्यूएं समझी। ऑर्गेनाइजिंग में ये हुआ कि उन्होंने प्राथमिकता तय करी कि क्या पहले उनके लिए जरूरी, किस चीज का महत्व है उनके जीवन में, उन मूल्यों को व्यवस्थित किया, उस हिसाब से उन्होंने योजना बनाई, अपने जीवन में अप्लाई किया। और कैरेक्टराइजेशन में हो जाएगा कि मूल्य और दृष्टिकोण को व्यवहार में उतारना। उन्होंने जो सीखा है, जो ऑर्गेनाइज किया, वो अब उसको एक्चुअल अपनी लाइफ में वो उतार रहे हैं। मतलब यहाँ वो अपने व्यवहार और जीवन शैली में बदलने की उनमें इच्छा आ गई है। तो छात्र ईमानदारी और सत्यनिष्ठा मूल्यों को अपनाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उन्हें लागू करते हैं, वो उसे यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब उन्होंने अपने व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव लाया है। तो ये भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र से रिलेटेड शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तीसरा है मनोदैहिक स्तर। तो यह स्तर शारीरिक मनोचिकित्सीय क्षेत्र, यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। यहाँ पे क्या है, तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल से रिलेटेड बताया गया है। ठीक है, हमने पहले में क्या बोला था, ज्ञान से संबंधित था कि वहां पर आपको क्या मिल रहा है, हेड एच जो है, हेड से ज्ञान से को डिनोट करता है, जिसमें आपने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग किया, उसको अप्लाई किया, कैसे हुआ है ना, अप्लाई कर अलग अलग समस्याओं पे अप्लाई किया, विश्लेषण किया, छोटे समझने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, संश्लेषण में छोटे टुकड़ों को मिलाकर कुछ नया मतलब समझने की या कुछ बनाया, और फिर उसका इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया। फिर भावनात्मक क्षेत्र में क्या होता है, जो मनोभाव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर गुणों से संबंधित, व्यवहार से, जीवन शैली से संबंधित मूल्यों के बारे में है, जीवन में अनुशासन कैसे लाया जाए, इस टाइप के, मतलब बालक के चरित्र निर्माण से संबंधित यहाँ पर शिक्षण है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसीविंग किया, उन्होंने रिसीव किया कुछ, उसे रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया दी, उस पर वैल्यूइंग करी, नए नए वैल्यू को जाना, फिर सारे वैल्यूओं को ऑर्गेनाइज किया, प्राथमिकता के अनुसार उन्होंने उसे ऑर्गेनाइज किया, और कैरेक्टराइजिंग जब उन्होंने अपने जीवन में उसे अप्लाई किया और अपने व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव लाने की इच्छा उनमें आई, है ना, बदलाव किया, उसे आत्मसात किया। तो ये भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र है। अब मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में तकनीकी कौशल से ये संबंधित है। मनोचिकित्सा में शिक्षण उद्देश्यों के 5 विभिन्न स्तर निम्नलिखित है। पहला क्या है, अनुकरण, इमिटेशन। इसमें एक कुशल व्यक्ति द्वारा कौशल का प्रदर्शन शामिल है और शिक्षार्थी उसी का पालन करने का प्रयास करता है। ऑलरेडी जो स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, स्किल्ड पर्सन क्या कर होता है इसमें, है ना, यहाँ पे शामिल होता है, और शिक्षार्थी क्या करते हैं, लर्नर उसी का, उन्होंने जो किया वो जो बता रहे हैं उसी का पालन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन को यहाँ लाया गया। हेरफेर, एक शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं जैसे मशीनरी, उपकरण आदि को हेरफेर करने का प्रयास करता है। जो लर्नर है वो ट्राई करता है एक्सपेरिमेंट को अलग अलग एस्पेक्ट में चेंज करके, मैनिपुलेट करके, मशीनरी इक्विपमेंट के जैसे।
मतलब अलग अलग एस्पेक्ट पर वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है लर्नर। हेर फेर मैनिपुलेशन, वो अलग अलग हेर फेर कर रहा है, जैसे मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट, इसको वो मैनिपुलेट कर रहा है। फिर सटीकता, विभिन्न कार्य को करने में सटीकता अभ्यास के साथ बढ़ती है। फिर संपूर्णता, अभ्यास के माध्यम से वांछित स्तर की दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करता है। बार बार प्रैक्टिस करी उसने, अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। तो उसने प्रैक्टिस के द्वारा क्या प्राप्त किया, वांछित स्तर की दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त की, क्योंकि ये स्किल से रिलेटेड है। इसमें स्किल पर्सन को देखा गया, वो जैसा कर रहे हैं वैसे उसने उसको आत्मसात किया। फिर अलग उस चीज को क्या हुआ कि विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग एस्पेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसके बाद कार्य, विभिन्न कार्यों को करने में सटीकता अभ्यास के साथ बढ़ती, मतलब प्रैक्टिस की करते गए, वो अलग अलग कार्यों को प्रैक्टिस करते गए, उसमें करते गए। प्रैक्टिस के साथ क्या हुआ, एक वांछित स्तर की दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त कर ली। और नेचुरलाइजेशन में प्रकटीकरण में कौशल आंतरिक हो जाता है, मतलब जो स्किल है वो इंटरनलाइज्ड हो जाती है और व्यक्ति स्थिति की आवश्यकता के अनुसार नई तकनीकों, तरीकों और प्रक्रियाओं को अनुकूलित, संशोधित और डिजाइन करने में सक्षम हो जाता है। और वो इस तरीके से स्किल्ड हो जाता है कि वो आवश्यकता के अनुसार, जो जरूरत है उसके अनुसार उसमें चेंजेस लाता है, नई तकनीक लाता है। तो यहाँ वो स्किल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मनोसंचालित ज्ञान में स्किल से, जहाँ हाथ पैरों की क्रिया के द्वारा किया जाता है, यहाँ स्किल को विशेष ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर बालक क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा कार्य करना सीखते हैं, और जिसमें बालक हाथ पैरों से जुड़ी क्रियाएं करते हैं। यह निष्पादन क्षेत्र, कार्य निष्पादन क्षेत्र, कौशल क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इमिटेशन क्या होगा, नकल करके चीजों को सीखता है। शारीरिक संकेतों का पता लगाना, तो छात्र खेल खेल के समय गेंद की गति और दिशा को पहचानते हैं, है ना। फिर मतलब नकल करके चीजों को सीखना, मतलब ऑलरेडी कोई स्किल्ड पर्सन है, उसी की तरह काम कर रहा है, उसी को देख के नकल कर रहा है और सीख रहा है, उन्होंने जो जो किया उसी की तरीके से वो कर रहा है। मैनिपुलेशन जो आएगा उसमें जो होगा, मैनिपुलेशन में निर्देशों के माध्यम से सीख रहा है, खुद उसमें एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एस्पेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहा है ना। फिर जो थर्ड पॉइंट है, सटीकता, प्रैक्टिस करता है, खुद उस चीज में अभ्यास बढ़ाता है, खुद चीजों को करता है, उसको करना आ गया है इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। आर्टिकुलेशन में जो होगा, वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें दक्षता लाने की कोशिश करता है, उसमें नए नए क्रिएटिविटी ऐड करता है, नई नई तरीके से वो उसमें काम करने की कोशिश करता है। और जब वो नेचुरलाइजेशन में आ जाता है, वो जब उस चीज को एक्सपर्ट बन जाता है, वो जब उसमें परफेक्शन आ जाता है, उसमें कौशल उसके अंतर्गत आ जाता है, उसको इस हद तक वो स्किल सीख जाता है कि नई तकनीक ला सकता है, नए तरीके, नए प्रक्रियाएं, उसमें चेंजेस ला सकता है, डिजाइन नए लाने में वो सक्षम हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब सबसे हायर लेवल होता है नेचुरलाइजेशन, और सबसे नीचे जो होता है इमिटेशन, ये स्किल से संबंधित है। और ज्ञानात्मक ज्ञान से रिलेटेड है, जो नॉलेज को गेन करते हैं। भावनात्मक में व्यवहार से रिलेटेड है, मनोभाव से रिलेटेड है। मनोसंचालित में स्किल से संबंधित शिक्षण होता है। ये इसका डायग्राम, इमिटिंग, मैनिपुलेटिंग, प्रिसाइजिंग, आर्कुलेटिंग और नेचुरलाइजिंग। चलिए, नेक्स्ट है मैगजीम्स दे रखी है टीचिंग की, तो इसे हम देख लेते हैं। एक सिद्धांत एक आधारभूत नियम या मौलिक सिद्धांत है जो समय के साथ विकसित हुआ, मतलब ये सिद्धांत ऐसे हैं जो समय के साथ साथ विकसित होते गए। यह भविष्य की क्रिया या व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक है, और शिक्षण के अपने सिद्धांत है जिन्हें हमने चर्चा कर रहे नीचे। पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो शिक्षा को सरल चीजों और विचारों से शुरू करना चाहिए। जब भी हम शिक्षा दे रहे हैं या कुछ है, तो सरल चीजों से चालू करते हैं, है ना। इसे संभव हो तो दैनिक उदाहरण के साथ किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे एक शिक्षक अवधारणा और तकनीकी शब्दों की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि पहले सरल चीजें समझ में आएगी, उसके बाद वो तकनीकी भाषाओं को कंसेप्ट को लेकर आए। इससे विद्यार्थियों में नए ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि पैदा होती है,
और यह बेहतर स्मरण में सहायक है। तो जैसे सरल से जटिल की ओर कैसे होगा कि जैसे सबसे पहले अगर हम मैथ्स सीखते हैं तो मैथ्स में सबसे पहले जोड़ना, पहले तो अंक लिखते हैं, फिर जोड़ना घटाओ जो उसके कंसेप्ट है, जोड़ना प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है, जोड़ घटाओ जो है वो करना सीखते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई मतलब ऐसी अधिक जटिल मैथ्स की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जैसे बीज गणित की ओर बढ़ना, मतलब आप स्कूलों में देखें तो सबसे पहले हमें पहली क्लास में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जोड़ना घटाना ये चीज होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, तो सरल से जटिल की ओर जाने लगते हैं। और जैसे फिर अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होता है कि व्याकरण के जो ग्रामर के रूल्स, पहले सिर्फ रूल्स बताए जाते हैं सिंपल वे में, है ना। फिर उसको जटिल रूप में कैसे यूज करें, जब वाक्यों को स्ट्रक्चर करना सिखाया जाता है, जब किसी लिटरेचर को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, है ना, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो पहले तो रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद उनकी संरचना और उसका विश्लेषण इस टाइप से बताया जाता है, तो सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। फिर ये नोन टू अननोन, तो यह पहले सिद्धांत से संबंधित है। यदि नए ज्ञान को ज्ञात करने के साथ जोड़ा जा सके तो स्मरण हमेशा बेहतर होता है। मतलब अगर आपको कोई नया ज्ञान देना है तो सबसे पहले उनको जो ज्ञात ज्ञान है उसके बारे में जिक्र करना होगा। ज्ञात ज्ञान के साथ साथ जो उसे पता है उसके साथ साथ नए को जोड़ते जाते हैं, तब वो समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत उपयुक्त होता है। जैसे एक जो स्टूडेंट है उसको लोकल इन्वायरमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, उसे पता है उसके लोकल इन्वायरमेंट के बारे में। इस चीज को जब वो उसको इकोसिस्टम समझाया जा रहा है ना, मतलब इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है उसे पता है, अब उसको अगर एक्सपांड करना है ग्लोबल इन्वायरमेंट सिस्टम से, तो उसको पहले क्या है, जो उसको लोकल इकोसिस्टम, जो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम उसे पता है लोकल इन्वायरमेंट का, वो बताते हुए हम उसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल सिस्टम पर की तरफ फोकस करते हैं। मतलब नोन टू अननोन में ऐसा है कि उसको जो लोकल मतलब वातावरण की समझ है वो बताते हुए पहले सबसे जो है उसको इकोसिस्टम के कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए फिर धीरे धीरे उसके ग्लोबल इन्वायरमेंट सिस्टम की ओर जाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन। छात्रों को वर्तमान के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए और फिर वे अतीत और भविष्य को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे जो कोई अगर विजिबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पहले बताना हमें, क्योंकि उसको सीन टू अनसीन तक के अनसीन चीज समझाना है, तो पहले ऐसी चीजें दिखाई जाए जैसे साइंटिफिक, विजिबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो दिखाते हुए फिर उसे इनविजिबल जो ऑटोमिक और उससे संबंधित मोलिक्यूलर प्रोसेस जो होती है, वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग करना, ठीक है। अदृश्य परमाणु या आणविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक जो दृश्य दिखते हैं ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों को पहले दिखाया जाए, फिर उसके बाद ऐसी चीजों को दिखाया जाना जो नहीं दिखते हैं, पहले से वो समझ सकते हैं। अगर वर्तमान घटना पे चर्चा कर रहे हैं और फिर उनका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं या भविष्य की भविष्यवाणी को, मतलब अभी जो चल रहा है सिनेरियो उसकी चर्चा की गई जो अभी उनको दिख रहा है, फिर उस चीज को रिलेट करते हैं किसी इतिहास से संबंधित घटनाओं का, और उसको रिलेट करते हुए हम या फिर हम भविष्य की किसी भविष्यवाणी को समझाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। छात्रों को मानसिक विकास ठोस वस्तु के साथ बेहतर होता है जिससे वे परिचित हो जाते हैं और बाद में वे उनके लिए सूक्ष्म शब्दों को परिभाषित करते हैं। अब जैसे जो अगर आपको ये कंसेप्ट समझाना है तो जैसे ना न्यूट्रिशन कंसेप्ट जो होता है, न्यूट्रिशनल कंसेप्ट उसको समझाना है, ये तो दिखाई नहीं देता, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऐसी टेंजिबल चीज दिखाना, मतलब फ्रूट्स के बारे में पहले एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में फलों जैसी जो चीजें हैं
ये जो ठोस वस्तुएं जो इसके बारे में पढ़ाया जाए उसको एब्स्ट्रैक्ट, और फिर उसको पढ़ाते हुए न्यूट्रिशनल कंसेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई सी वस्तु को दिखाकर उसके क्या गुण है, क्या उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, वो बताया जाता है। पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो छात्रों को पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, फिर सामान्य कानून और उनकी व्युत्पत्ति उन्हें समझाई जा सकती है। प्रयोग और प्रदर्शन इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे किसी कंसेप्ट की थ्योरी समझानी, मतलब जनरल थ्योरीज हमें बताना है। जैसे मान लो सोशियोलॉजिकल थ्योरी को समझाना है, तो ये क्या चीज़ है, एक सामान्य कंसेप्ट हुआ। उस कंसेप्ट को समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल देने होंगे। तो एग्जाम्पल जैसे सोशल साइंस से संबंधित कोई केस स्टडी पे, स्पेसिफिक केस स्टडी पर रिसर्च किया, उसके बारे में बताया। तो ये एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसी कुछ थ्योरी है, ऐसी कोई कंसेप्ट है, उसका एग्जाम्पल बताया, और उस एग्जाम्पल को बताते हुए उसकी मेन थ्योरी क्या है उसके बारे में बताया गया है। मतलब किसी सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे पहले उसका उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया, और उसके बाद उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को समझाया जाता है। नेक्स्ट है होल टू पार्ट, मतलब समग्र से भाग की ओर, मतलब पूरे से उसके किसी पार्ट की ओर। तो गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक ने साबित किया कि हम पहले पूरे वस्तु को देखते हैं और फिर उसके हिस्से को। उदाहरण के लिए हम पहले पेड़ को देखते हैं और फिर उसके तना, शाखाएं, पत्ते आदि। इस प्रकार विषयों का परिचय या अवलोकन महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम पहले पूरे पार्ट को देखते हैं, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं। जैसे अगर आपको जैसे अगर में किसी देश के में पहले, सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको किसी स्टेट के बारे में, इंडिविजुअल रीजन के बारे में अगर बताना है ना, तो सबसे पहले उस देश का पूरा पहले मैप दिखाया जाएगा, पूरा मैप दिखाया, और उसके बाद उसमें बताया कि ये पार्ट पर्टिकुलर यहाँ पर मिलेगा। तो ये फिर पार्ट में देखा, सबसे पहले हमने मैप देखा और उसका कोई पार्ट देखा, तो ये समग्र से भाग की ओर हो जाएगा। अगर आपको कोई जैसे बायोलॉजिकल और जो सिस्टम है, व्यक्तिगत प्रणाली कैसे काम करती है, अंगों पे चर्चा करना है, तो सबसे पहले जीव विज्ञान में जो पूरे जीव का परिचय दिया जाएगा, पहले उसके बारे में बताया कि जीव क्या होता है, एक ना उसके बारे में बताएगा, फिर उसके वो कैसे काम करते हैं उसके अंगों पे चर्चा की जाएगी। तो ये समग्र से पार्ट की ओर जाएगा। नेक्स्ट है इनडिफिनाइट टू डिफिनाइट, शिक्षक को अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान में बदलने में मदद करनी चाहिए और छात्रों के संदेह को स्पष्ट करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो जैसे अगर किसी डिफरेंट एज के ग्रुप के ना, सबकी डाइटरी रिक्वायरमेंट, मतलब जो आहार संबंधी आवश्यकता से संबंधित अलग अलग डिफरेंट एज के ग्रुप के बारे में अगर बताना है स्पेसिफिक, तो सबसे पहले क्या जनरल वे में कि जो हेल्थ की गाइडलाइंस होती है उसके बारे में बताया जाएगा कि सबसे पहले जनरली इस तरीके से यूज होता है, और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों के लिए उसके स्पेसिफिक जो सिस्टम है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तो प्रारंभिक चरणों में मनोवैज्ञानिक क्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि बड़े छात्रों के लिए तार्किक क्रम पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, तो एनालिसिस हमने था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उसके बाद सिंथेसिस में मतलब बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे घटकों में बांटा, और सिंथेसिस होता है अलग अलग पार्ट को जोड़कर एक संपूर्ण बनाया जाता है। तो प्रारंभ में छात्रों के पास विषयों के बारे में थोड़ा सा अस्पष्ट ज्ञान होता है। विश्लेषण का मतलब समस्याओं को उसके घटक भागों में विभाजित करना और फिर उनका अध्ययन करना है। संश्लेषण का मतलब भागों का विश्लेषण करके प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझना है। शिक्षक को विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए। जैसे
जैसे कोई अगर टफ मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको पहले सिंपल भागों में विभाजित कर दिया जाता है, फिर उसकी मूल समस्या को हल करने के लिए इन भागों को मिला दिया जाता है। मतलब एक एक पार्ट को सॉल्व किया जाता है और फिर इकट्ठा अपन उसको कंप्लीट वे में उसको फिर देखते हैं, तब हमारा सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है प्रकृति का पालन करना। तो फॉलो नेचर, इसका मतलब है कि एक छात्र की शिक्षा को उसके स्वभाव के अनुसार नियंत्रित करना है। जैसे छोटे बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, सीखने की गति के अनुकूल शिक्षण विधियों के अनुकूलित करना, मतलब जिस तरीके से वो सीख रहे हैं उनकी जो टाइम पीरियड प्रोसेस जो होती है उसको ध्यान में रखते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार उसका शिक्षण विधियों को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। उस हिसाब से उन सीखने की शैलियों को, आवश्यकताओं को पहचान कर उस हिसाब से निर्देश को समायोजित किया जाता है, तो उसकी प्रकृति के अनुसार उसको टीचिंग दी जाती है। अब है ट्रेनिंग ऑफ सेंस, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श जैसे संवेदी प्रकार ज्ञान के द्वार है। बेहतर है कि इनमें से सभी या अधिकतम संवेदी प्रकारों का शिक्षण में उपयोग किया जाए। मॉन्टेसरी और फ्रोएबेल इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। जैसे है ना, विजुअल एड्स, ऑडिटरी मटेरियल्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को, इन सब चीजों को यूज करते हुए सीखने की प्रक्रिया में, जैसे इसमें सब इंद्रियां यूज में आती है, तो इन ऐसी एक्टिविटीज का उपयोग करें जिसमें कि सभी इंद्रियों को शामिल किया जा सके। बच्चों को पढ़ाते वक्त सारी इन चीजों को लाया जाए, जैसे टच करके, दिखाकर, सुनाकर, ऐसी सारी गतिविधियों का उपयोग किया जाए जिससे कि उनके सारे सेंसेस का उपयोग हो सके। एंड लास्ट है इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो जो डाल्टन की प्रणाली है ना, वो आत्म अध्ययन पर आधारित है, तो वो ज़्यादा फोकस है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो उनकी रुचि के विषयों को स्वयं पता लगा सके, इस तरीके से योजनाएं बनाई जाए, उन्हें डायरेक्शन दिया जाए, उस हिसाब से काम किया जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।